नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल होम साइंस की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्रों की परिसज्जा के अंतर्गत फंक्शनल फिनिशेस अर्थात कार्यात्मक परिसज्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यात्मक परिसज्जा वस्त्र पर स्थायी प्रकृति का रूप ले लेती है। यह रासायनिक परिसज्जा भी होती है। इन परिसज्जाओं का स्थायित्व परिसज्जा देने की प्रक्रिया, तंतु के प्रकार, वस्त्र निर्माण विधि तथा वस्त्र की धुलाई प्रक्रिया पर निर्भर करता है। रासायनिक पदार्थ वस्त्र के रंगों को प्रभावित करने वाले नहीं होने चाहिए, साथ ही मानव के लिए हानिप्रद नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कार्यात्मक परिसज्जाएं एक्चुअली जो हमारे वस्त्र की फंक्शनैलिटी है उसको बढ़ा देती है या वस्त्र की गुणवत्ता को बढ़ा देती है। हम कह सकते हैं इससे वस्त्र की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होता है। आइए अब हम इन विभिन्न परिसज्जाओं के बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहली परिसज्जा आती है एंटीस्टैटिक अवरोधक अर्थात स्थिर विद्युत अवरोधक परिसज्जा। नायलॉन तथा कई कृत्रिम रेशे जो होते हैं, सिंथेटिक रेशे में विद्युत उत्पन्न होती है। अत्यधिक घर्षण पर यह दोष बहुत तीव्र हो जाता है। इसके लिए रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परिसज्जा संपन्न करी जाती है। स्थिर विद्युत के कारण वस्त्र आपस में चिपकते हैं या शरीर से चिपके रहते हैं। वस्त्रों को उतारते समय स्पार्क या चमक या चिड़चिड़ की आवाज उत्पन्न होती है। प्राकृतिक तंतुओं से निर्मित जो वस्तु होते हैं या रेयॉन वस्त्र होते हैं, बुनाई करते समय नम वातावरण रखा जाता है, जिससे स्थिर विद्युत ऊर्जा समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर तंतु पर मृदु करने पर सॉफ्टनर्स वाले रसायनों का उपयोग किया जाता है। वस्त्रों को केवल नमी देने से कार्य नहीं होता है, इसमें हमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टनर्स का उपयोग किया जाता है, तभी जाकर जो मैन मेड फाइबर्स हैं, स्पेशली द सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनमें यह फिनिश आएगी। अवशोषण क्षमता परिसज्जा अर्थात वस्त्रों की जो एब्जॉर्बेंसी है अर्थात पानी को अवशोषण करने की क्षमता इस परिसज्जा के तहत दी जाती है। विशेष रूप से जो तौलिए होते हैं, चादर होते हैं, बच्चों के वस्त्र होते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि अवशोषण क्षमता अधिक हो, उन वस्त्रों के लिए यह उपयुक्त है। सूती, लिनन, रेयॉन में अमोनिया की यौगिक से प्रतिक्रिया कराई जाती है। अगेन रिपीट, सूती, लिनन और रेयॉन पर अमोनिया से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया के पश्चात वस्त्रों में अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। नायलॉन के वस्त्र में भी यह सफलतापूर्वक दी जा सकती है। इस परिसज्जा के बाद वस्त्र का बाह्य स्वरूप आरामदायक व बिक्री योग्य सेलेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया भी इसी अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। बैक्टीरिया अवरोधक या एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक परिसज्जा। पसीना लग जाने पर बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वस्त्र में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाते हैं और इस परिसज्जा के माध्यम से वस्त्र में बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं और बैक्टीरिया के उत्पन्न होने के कारण वस्त्रों को और त्वचा दोनों को हानि पहुंचती है। इसके लिए हम अमोनिया से बने यौगिक जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं। फफूंदी अवरोधक मिल्ड्यू रिपेलेंट। गर्म या नम वातावरण के अंदर फफूंदी बहुत तेजी से लगती है। सूती, रेयॉन जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्र में फफूंदी
और अधिक शीघ्रता से लगती है। सूक्ष्म जीव वस्त्र पर हवा या धूल के माध्यम से पहुंचते हैं। वस्त्र पूर्ण रूप से सूखने से पहले नम अवस्था में यदि संग्रह कर लिया जाता है या वातावरण के अंदर थोड़ी नमी होती है, जैसे बॉम्बे वगैरह का क्लाइमेट होता है, समुद्र के किनारे की क्षेत्र जहाँ पर एनवायरनमेंट में, या हमारे यहाँ पर भी बरसात की सीज़न होती है, तब वस्त्र हमारी नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और उसके पश्चात उसके अंदर आपके फफूंद लग जाती है। फफूंद को रोकने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो हानिकारक नहीं होती है। कुछ धातुओं के लवण भी कीटनाशक का प्रभाव होता है। सूती वस्त्र पर रेजन्स की प्रतिक्रिया कराई जाती है जिससे फफूंद का बचाव होता है। फफूंदी के बचाव के लिए वस्त्र को साफ, स्वच्छ और सूखा रखना आवश्यक होता है। गंदे वस्त्रों में सूखे स्थान पर संग्रहित करना चाहिए, नहीं तो या फिर तुरंत जो गंदे वस्त्र हैं उन्हें हमें धो लेना चाहिए। गंदे वस्त्र को यदि हम धोएंगे नहीं या नमी वाले स्थान में रखेंगे तो उसमें फफूंदी को पनपने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ तक हो सकता है ऐसे वस्त्रों को हमें धूप और हवा समय समय पर लगाते रहना चाहिए, विशेष रूप से आपके जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनके लिए। उनमें यूजुअली कीड़ों का इफेक्ट हो जाता है और फफूंद आ जाती है। या कॉटन वस्त्र होते हैं उनमें भी फफूंद बहुत शीघ्रता से आती है। वस्त्र पर फफूंदी लग जाने की पर शीघ्रता से धो लेना चाहिए। फफूंद के वस्त्र पर धब्बे पड़ जाते हैं जिन्हें ब्लीच के द्वारा हम हटाया जा सकता है। फफूंदी के वस्त्र को हटाने के लिए सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट और उसके बाद उस वस्त्र को हम ऑक्सैलिक एसिड के अंदर धो लेते हैं तो फफूंदी से लगे दाग दूर हो जाते हैं। फिर कीड़ों से बचाव, मॉथ प्रूफिंग। बड़े पैमाने पर गर्म वस्त्रों और कालीन कीड़े आदि आक्रमण से नष्ट हो जाते हैं। कालीन पर बीटल्स और वस्त्र पर लगने वाला कीड़ा मॉथ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। ऊन तथा ऊन से मिश्रित वस्त्र कीड़ा बहुत जल्दी हानि पहुंचाता है। इन कीड़ों के लार्वा अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीड़े गर्म और अंधेरे में अधिक सक्रिय होते हैं। इस कारण आवश्यक है सोफे के नीचे, सोफे की गद्दियाँ, बंद अलमारी या अंधेरे युक्त स्थान की हमें बार बार सफाई करते रहना आवश्यक हो जाता है। तो तेज धूप से इन कीड़ों के लार्वा नष्ट हो जाते हैं। कीड़ों की रोकथाम के लिए हमें कुछ केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए। उसमें आते हैं फ्लोरीन कंपाउंड्स, नेफ्थलीन, डीडीटी या पैराडाइक्लोरोबेंजीन। Again repeat the 4 chemicals which we can use to control the moth proofing are fluorine compounds, naphthalene, DDT and पैराडाइक्लोरोबेंजीन। इन रसायनों का उपयोग गोली के रूप में या बंद स्थान रखने के रूप में होता है। कई बार स्प्रे भी आता है तो हम स्प्रे कर दिया जाता है कपड़ों पर, तो प्रत्येक कोने पर स्प्रे पहुंचा देते हैं। इस कारण बंद स्थान पर या बॉक्स रखना उपयुक्त रहता है। नीम के पत्तों का भी हम उपयोग कर सकते हैं घरेलू स्तर पर। नीम के पत्तियों को हम बॉक्स में बिछा दें तो एक्चुअली हमारे कीड़े नहीं लगेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी जल अवरोधकता। जल अवरुद्ध वस्त्रों, फैब्रिक जल अवशोषित नहीं हो पाता है। रबर और प्लास्टिक के यूजुअली बने होते हैं जिनका गुणांक कम होता है और वस्त्र उस प्लास्टिक पर फिल्म चढ़ी होती है। छाता, रेनकोट्स आदि हमारे वाटर प्रूफिंग वस्त्र से तैयार किए जाते हैं। जैसे डकबैक की आपकी ब्राउन कलर की जो रेनकोट्स आती हैं वो स्पेशल क्लॉथ होती है, उसके ऊपर रेजिन्स चढ़े होते हैं। यूजुअली इनके अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाता। साथ ही जो गर्म और ठंड प्रदेश होते हैं वहाँ पर इनके
एक्चुअली स्टिफ बनाया जाता है वहाँ पर। और उसमें हम देखते हैं कि ये जो स्टिफ क्लोथ्स होते हैं उनमें एयर भी अंदर प्रवेश नहीं करती है, और इस प्रकार हमारे विंड शीटर्स के रूप में भी जो वस्त्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। परिसज्जा के लिए इसमें एक प्लास्टिक के अतिरिक्त पैराफिन, मोम या अघुलनशील धातु के यौगिक, एस्फाल्ट या टार आदि का उपयोग कर हम वस्त्र को वाटर प्रूफिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पानी अपकरण अर्थात वाटर रिपेलेंट। एक तो है कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, दूसरा ये होता है कि उस सरफेस के ऊपर ऐसी परिसज्जा करी जाती है जिससे कि वस्त्र पर पानी गिरते ही उसे सोखता नहीं है। यहाँ पर हम पानी अपकरण की प्रक्रिया वस्त्र की सतही तनाव तथा वस्त्र की सोखने की क्षमता पर निर्भर करती है। इस परिसज्जा तथा वस्त्र निर्माण द्वारा सुधारा जा सकता है, और इसमें हम परिसज्जा के द्वारा जो अपकरण करते हैं उसमें जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, मोम, इमल्शंस, धात्विक सोप तथा एल्यूमिनियम कंपाउंड्स वस्त्रों की सतह पर एक परत जमा देते हैं, जिससे वस्त्र की वायु तो प्रवेश कर सकती है परंतु पानी प्रवेश नहीं कर सकता है। फ्लोरोकेमिकल्स का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा जल और तेल दोनों ही वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अर्थात इन वस्त्रों पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं लगते हैं। आजकल टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है जो पानी अपकरण परिसज्जा के रूप में होता है। वस्त्र निर्माण द्वारा पानी अपकरण या वाटर रिपेलेंट बनाना, इसके लिए वस्त्र की बुनाई प्रक्रिया के द्वारा पानी अपकरण किया जाता है। कैनवस बैग के समान बुनाई करने से इसमें 2 ताने के सूत को एक सूत मानकर बुना जाता है। लिनन के बने होने के कारण यह फूल जाता है। सूती और लिनन में समान गुण होने के कारण 3 प्लाई के सूत का हल्का ऐंठन देकर ऑक्सफोर्ड वीव से तैयार किया जाता है। इस वस्त्र में जल प्रवेश नहीं करता और सूखी अवस्था में छिद्रदार या ठंडा रहता है। गीला होने पर सूत के फूलने से सूत के बीच का जो रिक्त स्थान है वह भर जाता है, और इस प्रकार जो जल अपकरण होता है वस्त्रों को में नहीं होता है। उपभोक्ता को जल अपकरण वस्त्रों की पहचान के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में देना चाहिए। उसमें सबसे पहले आती है कि बुनाई कितनी घनी की हुई है। दूसरा, परिसज्जा का चुनाव सोच विचार कर करना चाहिए। रखरखाव परिसज्जा के अनुरूप हो। पोशाक के कंधों पर वस्त्र की 2 तह बनी होनी चाहिए। साथ ही अंदर वाले वस्त्र पर जल अपकरण की परिसज्जा होनी चाहिए। जल अपकरण वस्त्रों पर धूल मिट्टी लग जाने से वस्त्र की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, और जल अपकरण परिसज्जा होने से वस्त्र पर तेल के अथवा अन्य दाग के धब्बे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आती है श्रिंकेज। श्रिंकेज के तहत हम देखते हैं कि ये वस्त्र को स्थिर अवस्था में लाने के लिए उपयोग देखभाल पश्चात अपने आकार को लॉस न करे। यूजुअली वस्त्र हम धोते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर हमारे जो वस्त्र होते हैं उनमें हम श्रिंकेज की फिनिश करते हैं। शेष फिनिशेस के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।